सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां हरिद्वार के इंडियन एआई समिट में वो शामिल हुए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। स्पीकर और सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। एआई और आध्यात्म के संगम पर गहन चर्चा की जाएगी। ये तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखाई जा रही हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में देश प्रदेश के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। एआई और आध्यात्म के संगम पर चर्चा की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां वो इंडियन एआई समिट में शामिल हुए हैं। इसी के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और दोनों ने मिलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एआई आध्यात्म के संगम पर गहन चर्चा की गई। डॉक्टर चिन्मया पांडे जी, जॉन टालिन जी, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल जी, अभिषेक सिंह जी, जिनको अभी हम लोगों ने सुना, रॉबर्ट टैगर जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली भारत, श्री विलियम जोन्स जी, शरद पारदी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी, सैनी जी, जमदग्नि जी, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे राकेश गिरी जी और किरण जी, मनोज जी, सभी उपस्थित और विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वज्जन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो वेदों की अधिराष्ट्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले
परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। एआई तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संसाधनों की रक्षा के लिए भी एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे हम पर्यावरण को, इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की ये घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और
जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है, तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा, जितना कभी नहीं किया था। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाने के लिए विश्व स्तर पर आज भारत की एक विशिष्ट छवि बनी है, विशिष्ट स्थान बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता को भी स्वीकार कर रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारतवर्ष में 2026 में वैश्विक एआई एक्शन समिट की मेजबानी भी करने जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया और फ्रांस के बाद एआई सुरक्षा पर केंद्रित वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया का 4था देश होगा। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य एआई और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक उचित वातावरण तैयार करना है। इसके साथ ही सूचना मंत्रालय द्वारा एआई के प्रचार प्रसार और उपयोग की गति को और देने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध और विकास, नई प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। देहरादून में हमारा साइंस सिटी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग से सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने राज्य में सीएम हेल्पलाइन 1905 सहित विभिन्न जन कल्याणकारी सेवाओं में एआई तकनीक का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में तकनीकी और सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। यही नहीं, हम हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रदेश में एआई के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इसके
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई नियत नल्लानार योजना ने बस्तर के सुदूर और नक्सल प्रभावित गांवों में विकास की नई किरण जलाई है। इस योजना के तहत सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। नियत नल्लानार जैसे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों की रणनीति को और मजबूत करते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आदिवासियों का विश्वास बना रहे। नियत नल्लानार योजना अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए नक्सल पुनर्वास नीति योजना लागू की गई है, जो प्रभावित रूप में चेंजर साबित हो रही है। अब तक छोटे बड़े कैडर के 168 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर पहुंचे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बस्तर की धरती, जो कभी नक्सल हिंसा की पहचान थी, अब विकास और समृद्धि की नई कहानियां लिख रही है। गांव-गांव में पक्की सड़कें, स्वच्छता और शिक्षा की पहुंच बढ़ रही है। साहू ने कहा कि ये केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि समग्र विकास का दूरदर्शी मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हर गरीब को पक्का मकान, स्वच्छ भारत अभियान से हर गांव को साफ सफाई और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया है। अब अलीराजपुर जिले को आधिकारिक रूप से अलीराजपुर नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। स्थानीय लोग लंबे समय से अली शब्द पर आपत्ति जता रहे थे। उनका कहना है कि जिले के नाम में स्थानीय संस्कृति और परंपरा की झलक नहीं दिखती। इस कारण लगातार मांग उठ रही थी कि अलीराजपुर का नाम बदलकर अलीराजपुर किया जाए। आज बड़े खुशी से कहना पड़ता है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात और अलीराजपुर की जनता की आवाज को, अलीराजपुर की जनता की मंशा को ध्यान में रखते हुए अलीराजपुर का नाम आज से अलीराजपुर हो गया है। मैं इस अवसर पर अलीराजपुर जिले के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय श्री राम। पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में पहुंचेंगे, जहां वो जनता को विकास का बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी धार में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड एप्पल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और पोषण माह के अंतर्गत कई कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता, देश के विश्व नेता, जो कि हमारे पहले 25 का था, 25 का कैंसिल होके हमारा सौभाग्य ये रहा कि अब 17 को हो रहा और 17 को ही हमारे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ भी है, साथ ही पोषण पखवाड़ा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसको ये नारा ही सीमित नहीं, ये सफल इस कार्यक्रम को बनाएगा उस नारे को, क्योंकि ये हमारे किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर कोई आयाम खड़े होंगे। जो हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग बाहर जाते थे, अब हमारा धार की पहचान हो जाएगी। एक पाटन में क्षेत्र में हम पूरे मतलब एक धार को उन्होंने चुन के आदिवासी क्षेत्रों को, क्योंकि हमारे आसपास 4 जिले और भी है ट्राइबल, तो उनको सब कनेक्टिविटी यहाँ, क्योंकि ये बीच में धार है, तो इससे हमारे क्षेत्र को, हमारे आदिवासी भाई बहन को
रोजगार मिलेगा। जगदलपुर में कलेक्टर हरीश एस ने समय सीमा की बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को आगामी दिनों में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सेवा पखवाड़ा और आदि कर्मयोगी कार्यक्रम आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई है।